ट्राइस करके आना। So question number 7, triangle ABC is a right angle triangle in which angle A is 90, AB equals to AC. Find angle B and angle C. तो यहाँ पर this is more about कि एक isosceles right triangle में जो acute angles होते हैं 90 को छोड़कर बाकी जो दो angles होते हैं वो उनका measurement क्या होता है, ठीक है। हाँ, so triangle ABC is a right angle triangle जिसमें angle A आपको 90 दिया हुआ है। So you take angle A 90 in which AB is equal to AC. गिवन है, एक तो प्रॉपरली गिवन लिखा करो। इन ट्रायंगल ABC एंगल A is 90, AB is equal to AC. To find angle B, angle C. हाँ, ग्रुप में भेज दो बेटा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में in triangle ABC, now it says AB is equal to AC, therefore angle ABC, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा किस प्रॉपर्टी के साथ? रीजन क्या लिखेंगे? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, आइसोसलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, साइड्स एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब लगा लो एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA is 180 degree. Angle sum property of triangles, एंगल ABC BAC 90 लिख लिया, एंगल BCA, तो जिससे मेरे पास आ जाएगा ABC प्लस BCA इज 90। अब दोनों आपस में इक्वल है, समझ में आ गया ना? तो किसी को भी या तो इसको लिख दो कि लेट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x प्लस x इज 90 डिग्री, 2x इज 90, या x की वैल्यू क्या आ गई? 45। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज 45। समझ में आ गया ये? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ गया है ना। देन पॉलिनोमियल्स के तो वही जो क्वेश्चन करवाए हुए थे वो भी सेम ही आ गया। मिरर इमेज भी आ गया। पता नहीं, देखती हूँ। इन एक्स एक्सिस में मैंने आपको कहा था एक्स चेंज नहीं होता, वाई चेंज होता है। 3, -5 ए पार्ट होगा। मैं लिखवाया भी था जाते हुए मैंने। ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स एक्सिस, ये तो ठीक है बी पार्ट। इसको फैक्टराइज ही करना था तुम्हें। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो वैसे भी उसको जो बेटा एक्सप्रेशन दिया हुआ है अगर पॉलिनोमियल तो उसको फैक्टराइज ही करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अभी करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक हो गया? देखो, अगर ये आइसोसलेस राइट ट्रायंगल है ना तो इतना पता है कि इसमें एक 90 डिग्री एंगल है और दो साइड्स इक्वल है। हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो अब हमने ये इसमें कैलकुलेट किया, जो इक्वल एंगल्स है ना वो 45 डिग्रीज ईच है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल।
तो इस ऑल साइड्स इक्वल से एंगल्स पे क्या फर्क पड़ता है, या एंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है, वो हम प्रूव कर रहे हैं। क्लियर होगी बात है। तो हम तो कहते हैं कि अगर ट्रायंगल ड्रॉ किया है इक्विलेटरल ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, तो पहली चीज तो हम यही कहेंगे कि मेन चीज उसमें साइड्स इक्वल है। वी डोंट टॉक अबाउट एंगल्स कि सारे एंगल्स इक्वल होंगे, हम कहते हैं साइड्स इक्वल है। तो हमने लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी गिवन triangle ABC in which AB is equal to BC is equal to AC. To prove या to prove angle A is equal to angle B is equal to angle C is 60. प्रूफ में वही आइसोसलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो कि ए बी और बी सी, ए बी या ए सी इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है। तो बताओ कौन से एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे सिखाया था मैंने ये, अगर ए बी और ए सी दिया हुआ है, हाँ ए जो ए है वो रह जाएगा, जो डिफरेंट वर्टेक्स है वो एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, आइसोसलस ट्रायंगल थ्योरम। ऐसे ही मैं कह रही हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अब लिख लो इन ट्रायंगल एबीसी, इसको 1 और 2 ले लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो हर एक जगह एंगल सी लिख दो, एंगल बी की जगह भी एंगल ए की जगह भी, किसी भी एक एंगल से रिप्लेस कर दोगे। 3 टाइम्स एंगल सी इज 180 और एंगल सी इज 60 डिग्रीज। समझ में आ गया। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हेंस एंगल्स ऑफ equilateral triangle are 60 degree each. अभी आज जो क्लास में होगा वो है एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8। ठीक है, उसके बाद केस स्टडी करवाऊंगी। फिर एक्सरसाइज 7.3 के 5 क्वेश्चंस रह गए। आपको क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सेम लगेगा। ठीक है, लिख लो इसको। AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from points A and B. Show that line PQ is perpendicular bisector of AB. Full 5 marks का ये important question है। अब तुम देखो, ये एग्जाम्पल 7 है। एक्सरसाइज में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लिखो इसके साथ। एग्जाम्पल 7 में ना आप लिख सकते हो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 5, बिल्कुल सेम है, वही सेम चीज बातें हो रही हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, मैं ये इसलिए कह रही हूं कि घूम फिर के वही बातचीत वही क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 7, घूम फिर के सेम पिक्चर, सेम डायग्राम, सेम गिवन, बट लिखने का या कहने की बात है वो अलग होगी। उसने कहा पहली बार में आपने कहा था कि नहीं आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, आपने कर दिया, और आपने कहा कि बीसी और बीडी भी इक्वल है।
सेकंड केस में आपने कहा कि जो जो पूरे पूरे एंगल्स बन रहे हैं ना इक्वल साइड्स में, वो इक्वल है। अब यहां पर वो किसी और चीज को कर रहा है, लेकिन बात सिंपल वही चल रही है। प्रूफ जो ओवरऑल है ना वो सेम हो रहा है, कुछ अलग हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग स्टेप्स नहीं कर रहे हैं, वही सब लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 में फिगर ड्रॉ करो। तुम्हारा ना, अगर मैं कल टेस्ट नहीं लेती हूँ तो कल तक ये पूरा चैप्टर खत्म है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रास करवाऊंगी इसमें, एग्जाम्पलर के, जो कि एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और उसके बाद और क्या करेंगे? अब इसके बाद दो चीजें, या तो स्टैट्स शुरू करवा दो। तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा स्टैट्स का? हुआ ही नहीं? अच्छा। इसके बाद ना, ट्रायंगल्स तक के बाद एक बार 3-4 दिन लगाकर स्टैट्स करवाऊंगी। राइट, उसके बाद 2 दिन की ब्रेक होगी, आपको मंडे ट्यूसडे की छुट्टी मिलेगी। ठीक है। राइट, हाँ, थैंक यू, नहीं होमवर्क मिला है यहाँ पर, अपना लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स के सारे एक्सरसाइज मुझे सॉल्व चाहिए। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके ला कर देना मुझे, एक एज असाइनमेंट रफ शीट में अपने ऐसे पेजेस ले जाना मुझसे, डबल शीट, और वो ला कर देना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके बाद स्टैट्स बहुत इजी है, स्टैट्स आराम से हो जाएगा। स्टैट्स के ना सिर्फ क्वेश्चंस ही फॉर्म करने हैं, जो मैंने एमसीक्यू आपको 2 क्लासेस में करवाऊंगी ना, वही स्टैट्स की बार बार रिविजन है। राइट, उसके बाद हमने क्या करना है, वी स्टार्ट विद क्वाड्रिलेटरल्स, बिकॉज आपको भी क्वाड्रिलेटरल्स आने हैं और तुम लोग को भी आने हैं। ठीक है, हीरॉन्स फॉर्मूला भी है, तुम्हें है हीरॉन्स फॉर्मूला करवा दूंगी मैं, हीरॉन्स भी इजी है, कुछ खास नहीं है। क्वाड्रिलेटरल्स है, पता नहीं, होंगे, फिर करो बेटा। तो लाइन एंड एंगल्स की छुट्टी बनाने की कोई मतलब वो 2 दिन की छुट्टी बनाने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ लेना, उसमें बहुत जरूरी है, नंबर लेके आने हैं तुम। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में लिखा है, देखो डायग्राम बनाया है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी क्यू, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो पॉइंट पी जो है वो ए से डिस्टेंस पर है इक्वल, और बी से डिस्टेंस पर है। तो मुझे गिवन में है लाइन सेगमेंट ए बी, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम फिगर बन रही है, कोई बहुत चेंज नहीं हो रहा फिगर में। ठीक है, फिर उसने लिखा है सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। ये दोनों आपस में इक्वल है, और पी क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। टू प्रूव, देखो शो करने के लिए क्या कहा है, लाइन पी क्यू, पी क्यू लाइन ज्वाइन कर दी ना, और यहां पर उसने दिखा दिया कि ये पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट को डिफाइन कर दिया, बाकी में हम नहीं कर रहे थे, यहाँ पे उसने पॉइंट सी को डिफाइन किया। तो कहते हैं आपको ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दो वर्ड यूज हुए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, टू प्रूव पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, तो कहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, सी पे ना। तो आपको शो क्या करना है कि एंगल पीसीए जो है वो 90 है, ये तो परपेंडिकुलर का मतलब हुआ। व्हाट अबाउट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, हाफ्स हो गए। कौन से हाफ्स हुए, कौन सी चीज दो दो हिस्सों में हुई या टू इक्वल पार्ट्स हुए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बाइसेक्टर हुआ है, ए बी। ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दो हिस्से कौन से होंगे, लाइन सेगमेंट एसी और बीसी आपस में इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है। टू प्रूव एसी इज इक्वल टू बीसी। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, हमने कहा कि ये जो एंगल्स है वो इक्वल है, फिर आपने कहा था कि ये दो चीजें इक्वल हैं। अब इसने थोड़ा सा उसको आगे और बढ़ाकर कह दिया कि आपको प्रूव करना है कि सी जो है वो मिड पॉइंट है एबी का, और यहां पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एक एंगल 90 बनेगा तो सारे एंगल 90 होंगे, तो कोई भी एक एंगल इन चारों में से हमें 90 प्रूव करना है। इतना लिख लिया, कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं होगी इसमें, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, बस यही फिगर ड्रॉ होनी है। ठीक है, तो आपने किया क्या है, आप वो दो ट्रायंगल्स लोगे जिन्हें आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। प्रूफ में आओ,
आप मुझे बताओ कौन से दो ट्रायंगल्स जिनमें कॉन्ग्रुएंसी आराम से प्रूव हो सकती है? एपी बीपीक्यू। और बताओ कोई? एपीसी बीपीसी। और समझ में आ गया ना? हाँ, तो हम लोग जो ट्रायंगल्स लेंगे वो बड़े वाले लेंगे, बिकॉज सी पॉइंट तो हमें बताना है। तो सी पॉइंट अगर लेके चलते हैं तो उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो आई टेक इज इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, AP इज इक्वल टू BP, ये गिवन है। ऐसे ही AQ इज इक्वल टू BQ, ये भी गिवन है। तीसरी चीज क्या होगी? कॉमन। PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन। Therefore, triangle APQ is congruent to triangle BPQ। और कौन से रूल के साथ? SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपने कहा ये ट्रायंगल, ये वाला इस तरह से, ये दो लिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करती। अब इसके साथ मैं क्या लेती हूं? देयरफॉर एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ CPC। ये वाला एंगल इसके equal, ठीक है। और इसी को मैं लिख लेती हूं, या इतना लिखो उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया। अब आपने ये वाला एंगल और इसको इक्वल प्रूव कर दिया। अब कौन से ट्रायंगल्स लोगी जिन्हें इन्हें कॉन्ग्रुएंसी में ले सकते हैं? एक चीज ले ली, ठीक है। हमें सी के तक पहुंचना है, पॉइंट सी तक। हमने इनको इक्वल ले लिया एंगल्स को। तो अब आप बता सकते हो कौन से ट्रायंगल्स लेंगे? APC, हाँ, PAC एंड PBC। समझ में आ गया ना? क्योंकि हम अब एंगल 1 एंगल 2 को ले चुके हैं, तो अब छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाए। तो ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हमारा बन जाता है। देखो अभी भी मैं फिगर को अपने साथ रख रही हूँ, तो कभी भी फिगर के बिना ज्योमेट्री नहीं ड्रॉ करके आनी पेपर में, 0 मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP। फिर से वही बात, AP इज इक्वल टू BP, ये गिवन है। हम लिखेंगे एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC। अब इसमें रीजन देखो, आपने APQ लिया था, ट्रायंगल तो ABC लिया है, तो आपने क्या करना है? जो भी एंगल ले रहे हो ना, उसको ट्रायंगल के नाम से ही नेम करना है। तो APQ नहीं लिखना है, यहां पर आप ब्रैकेट्स में लिख दो कि वी ऑलरेडी प्रूव APQ इज इक्वल टू BP। समझ में आ गया ना? हमारा स्टेप भी कवर हो जाएगा कि मैंने APC लिखना है, APQ नहीं लिखना। तो यहाँ पे लिख दिया कि सिंस APQ है तो इसका मतलब APC भी इक्वल हो गया। और तीसरी चीज क्या होगी? PC इज इक्वल टू PC कॉम। So triangle ACP is congruent to triangle BPC। कौन सा रूल लगेगा? SAS, जिससे हमारे पास आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC CPC। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने प्रूव कर दी, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये प्रूव हो गया। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं कह सकती हूं एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BPC BCP? लिख सकती हो ना ये चीज भी? CPCT से आई कैन राइट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP CPCT से। यस और नो? यस, राइट। अब ACP और BCP क्या बना रहे हैं? देखो, यहां से ये ACP और यहां से ये BCP लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। शॉर्ट फॉर्म्स ना कम से कम लिखा करो अभी भी। अभी लिखने की आदत डालोगे तो पेपर में ये नहीं लगेगा एक्स्ट्रा लिख रहे हो, स्पीड उतनी ही अच्छी बन जाती है। जो पेपर लेंथी लगता है, क्यों हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं, वहां पे पूरा पूरा लिखने की कोशिश करते हैं, फिर लगता है पेपर बहुत लेंथी था। दिस इज एक्चुअली अ फैक्ट। सो रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स इन योर रूटीन लैंग्वेज, ठीक है। तो अब दोनों इक्वल है, तो हम लिख देंगे एंगल ACP
प्लस एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्रूव अबव करके हमने लिखा हुआ है। सो 2 टाइम्स एंगल ACP इज 180 डिग्री, या फिर एंगल ACP किसके इक्वल आ गया, 90, और AB इज परपेंडिकुलर, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB एट पॉइंट C. PQ is perpendicular to AB at point C. Hence, PQ is perpendicular bisector of PQ is perpendicular bisector of ठीक है। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 में देखो, इसके साथ लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 किया था। एग्जाम्पल 8 डिट्टो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1, तो साथ में लिख लो सो दैट रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल 8 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 8 सेम टू सेम, ठीक है। एग्जाम्पल 7 इन अ वे आपको ये चीज बता रहा है, एग्जाम्पल 7, कि किसी भी लाइन सेगमेंट का, मैंने आपको पहले भी लिखवाया होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। कि मैंने यहां पर एक पॉइंट पी लिया, तो एपी और बीपी इक्वल है। इस पॉइंट को मूव करके यहां लेगी तो क्यू बन गया, तो यहां से ए क्यू और बी क्यू इक्वल है। यहां लिखा, मान लो मैंने इसे पॉइंट एक्स दिया नेम, तो वो आ गया ए एक्स और बी एक्स इक्वल। यहां लिखा तो पॉइंट एम नेम हो गया, ए एम इक्वल्स टू बी एम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, क्लास 10th में इसको यूज करोगे। एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 7 के साथ स्टेटमेंट भी लिख लो। एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, every point on perpendicular bisector is equidistant. Every point on perpendicular bisector is equidistant from end points of line segment. ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन का ही बनेगा, क्योंकि लाइन पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना। एक लाइन सेगमेंट मतलब डिफाइंड लेंथ हो गई, उसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा हमेशा, है ना। उस पर परपेंडिकुलर भी होगा, लाइन को सेगमेंट को बाइसेक्ट भी करेगा। तो कहते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस पर हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस से होता है ए और बी से। टेक इट एज अ केस ऑफ काइट। काइट पे आप वो लगाते हो ना जब डोर बांधते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसको आप बैलेंस करते हो और फिर उसके एंड पॉइंट से मैच करते हो, होता है कि नहीं होता। ये काइट होती है, यहां पर वी ट्राई टू थ्रेड इट, फिर जब यहाँ पे थ्रेड बांध लेते हो तो उनको प्रॉपर उसे खड़ा करके वी मैच इट टू द टू एंड पॉइंट्स, और फिर जब इक्वल डिस्टेंस आता है उस पर गांठ बांध देते हैं। तो वही चीज है, वो प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पे रखना है, तभी वो बैलेंस होगा। मतलब ये पॉइंट बैलेंस कर रहा है एबी को, समझ में आ गया। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एग्जैक्टली वो स्केल वाला केस है, कि आपने स्केल बनाया, उसके बिल्कुल सेंटर पे लगा, तो अब यहां पर आप एक वो बना रहे हो, यहां पर एक वो बना रहे हो, है ना। स्केल दो दो वेट्स के लिए बना रहे हो, समझ में आ गई बात ये। तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, जितना डिस्टेंस यहां से है उतना ही डिस्टेंस यहां से। बात समझ में आ गई। स्केल का केस या कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस यहीं से बना है। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 8, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 8 इंपॉर्टेंट भी है, इस पे जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम जैसा ये बना हुआ वैसा ही है। बस फर्क कितना है कि यहाँ पे दो लाइंस दी हुई है एग्जाम्पल 8 में, वहां पर एक एंगल दिया हुआ है, उस एंगल को फर्दर एक्सटेंड कर दोगे तो यही लाइंस हो जाए, ठीक है। तो उसने लिखा है P इज अ पॉइंट
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस है, आपने दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हुए बना दी, है ना। अच्छा, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो क्या होती है ये, इसमें हम क्या यूज करते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ए पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कहते हैं एक ऐसा पॉइंट हमने लिया पी जिसका डिस्टेंस लाइन एल से, अच्छा डिस्टेंस की बात करो ना तो हमेशा परपेंडिकुलर चलते हो, क्योंकि मैं स्लांट में जैसे मर्जी चल सकती हूँ, ऐसे चल रहा हूं, लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर चलूंगी तो वो हमेशा सेम होगा फॉर एवरीवन। अब स्लांट में तो किस एंगल पे जाना है, बट मैं कहूँ 90 पे ही जाना है, तो परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हो गया पी का डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एल एंड एम, तो मतलब गिवन है पीसी इज इक्वल टू पीबी। कंस्ट्रक्शन में जॉइन एपी लिख सकते हो, ठीक है। सो एल एंड एम आर टू intersecting lines at point A and PC is equal to PB, और ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। PB is perpendicular to L, PC is perpendicular to M. To prove AP bisects, कौन से वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? बी ए सी। एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब कि एंगल के टू इक्वल पार्ट्स हो गए, तो कौन से एंगल्स इक्वल हुए? कौन से दो एंगल्स इक्वल, अगर एपी बाइसेक्ट कर रही है पूरे बी ए सी को, तो कौन से इक्वल पार्ट्स हुए? एबीपी क्यों होगा, अगर ए पे एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, वर्टेक्स कौन सा है? बी ए सी है, तो कौन सा एंगल बाइसेक्ट हो रहा है? ये वाला। तो दो टुकड़े किसके हुए, कौन से दो हिस्से हुए? एंगल बताओ मुझे। बी ए पी एंड सी ए पी, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल। तभी अगर यही चीजें हम क्लियर करेंगे ना कि हम किन चीजों को इक्वल प्रूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाट ज्योमेट्री इज। मैं आपको बोल रही हूँ एपी बाइसेक्ट एंगल बीएसी, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि दो हिस्से हो रहे हैं, दो इक्वल पार्ट्स, वो समझ में आ गया बाइसेक्ट। पर इनमें दो इक्वल पार्ट्स कौन से? सो एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल सीएपी, हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव में कौन से दो ट्राइंगल्स लोगे? कौन सा लगता है आपको, कौन से ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल? बीएपी या एबीपी लिखा, राइट एंगल वाला ले लिया ना, एंड एसीपी, ठीक है। क्या इक्वल गिवन है इसमें? 90 डिग्री एंगल, चलो बिल्कुल ठीक है। तो एंगल एबीपी इज इक्वल टू एंगल एसीपी, ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज क्या गिवन है इक्वल, देखो, बीपी इज इक्वल टू सीपी, दिस इज ऑल्सो गिवन। तीसरी चीज क्या लोगे? एपी इक्वल्स टू एपी कॉम। So therefore, triangle ABP is congruent to triangle ACP। कौन सा रूल लगा देखो, एक तो ये साइड ली, एक है 90 डिग्री का एंगल लिया, और एक ये ली। कैसे? ये साइड ये है, साइड ये, एंगल ये है, दो साइड्स और एक एंगल, कौन सा रूल होता है? ये राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड क्या होती है? राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। जब भी दो एंगल्स, दो साइड्स एक राइट एंगल हो ना, दो साइड्स और वो इंक्लूडेड नहीं है, ब्लैंकली मत देखो, यहां पर जो रूल लग रहा है वो है आरएचएस। सो देयरफॉर एंगल बीएपी इज इक्वल टू एंगल सीएपी सीपीसीटी, और एपी बाइसेक्ट
एंगल BHC। और देखो इसने लिखा भी है, दिस रिजल्ट इज द कन्वर्स ऑफ रिजल्ट प्रूव्ड इन क्वेश्चन 5। आपके एक्सरसाइज 7.3 में ना फुल फ्लेजेडली 5 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ऐसे ही 5 मार्क के क्वेश्चंस वहां आ जाए। समझ में आ गया? तो अभी फिलहाल यही करेंगे। अभी वर्कशीट, अब ये केस स्टडी पर आ जाओ। लिखो, दिस इज द केस स्टडी ऑन पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो इस केस स्टडी में लिखा हुआ है, देयर इज अ क्यूबॉइडल लिविंग रूम। क्यूबॉइडल क्या हुआ? क्यूबॉइड क्या होता है? एक रेक्टेंगल से बना हुआ सॉलिड फिगर बनती है, 3D फिगर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट पर। ठीक है, जिसे रूम बना हुआ है, क्यूबॉइडल लिविंग रूम, जिसका वॉल्यूम इज गिवन बाय h(y) करके लिखा हुआ है 24 k y² प्लस 28 k y माइनस 20 k क्यूबिक यूनिट्स। यूनिट क्यूब करके ना ऐसे लिखा हुआ, क्यूबिक मीटर्स करके लिखा हुआ है, तो क्यूबिक यूनिट्स नहीं है, क्यूबिक मीटर्स है, विच इज फाइन। जो आप ये मीटर क्यूब बोलते हो ना, इसको क्यूबिक मीटर्स बोलते हैं। मीटर का क्यूब नहीं करते, क्यूबिक मीटर्स लेते हैं। पॉलिनोमियल को जैसे लिखा जाता है ना, P(y), P(x), तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन y। h एक वेरिएबल दे दिया, p की जगह उन्होंने h लिख दिया। ठीक है। तो उसने कहा है कि द पॉसिबल, उसने खुद बता दिया, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस आर द फैक्टर्स ऑफ h(y). पॉसिबल, अब खुद देख, पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन। अगर तुमने टेस्ट किया हो ना, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहला वाला टेस्ट। पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशंस आर द फैक्टर्स ऑफ h(y). सो बताओ लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी और हाइट क्या। तो इसको आपने फैक्टराइज करना है। आपने h(y) लिखा 24 k y² प्लस 28 k y माइनस 20 k। इसको फैक्टराइज किया। अब फैक्टराइज करो। अच्छा, फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है तो अपना खुद दिमाग लगा। अगर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा चैप्टर 2 में, पॉलिनोमियल्स है ना, तो अगर तुम्हें ऐसा स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो तुम क्या कोशिश करोगे करने की? मिडिल टर्म स्प्लिट या कुछ भी, पर कॉमन निकलता है इसमें से? कुछ नहीं निकल रहा कॉमन। k और 4 है ना। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैथ सच में कुछ नहीं है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है। 7y-5। अब इसको फैक्टराइज करो। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके? अच्छा, फैक्टराइज कैसे करते हैं? फैक्टर्स किसके दोगे? हाँ वही है, तो फैक्टराइज करो। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करोगी? हाँ, मल्टीप्लाई कर कितना होगा? हाँ, हाँ 30 के फैक्टर्स बनाओ जिनका सम 7 हो। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ 4 के आ जाएगा, 2y-1, 3y+5। अब रैंडमली होता है, देखो हमें नहीं पता लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, हाइट क्या है, ठीक है ना। बट जनरली
इन सच अ सिचुएशन लेंथ को सबसे बड़ा वाला यूनिट मानते हैं। समझ में आ गया ना, सबसे बड़ी वाली लेंथ, तो आप लेंथ कह सकते हो 3y। पॉसिबल डायमेंशंस आर, लेंथ हो गई 3y+5 मीटर्स, ब्रेथ उससे छोटे वाला, और हाइट जो उससे भी छोटा लगे या 4 के एक्स्ट्रा ही लगे जो। ठीक है, तो पॉसिबल डायमेंशंस लिख सकते थे कि दे आर द पॉसिबल डायमेंशंस, रैंडम लिख दो लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए, रैंडमली द पॉसिबल डायमेंशंस आर। हम रिस्पेक्टिवली बता रहे कि लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी है, हम बता ही नहीं सकते जब तक हमें कुछ बताया ना हो। ठीक है, सो दिस इज गिवन टू अस। उसके बाद उसने लिखा है, तुमने कुछ भी नहीं किया इसमें, दो क्वेश्चंस तो किए होंगे, के की वैल्यू दी हुई है 1.5, सेकंड थर्ड की है ना, हाँ फिर ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब इसका देखो सेकंड पार्ट, बी पार्ट क्या लिखा हुआ था, के की वैल्यू है 1.5 एंड y इज इक्वल टू 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। ये तो कर सकते हो। 1.5, ये देखो, के की वैल्यू इसी चीज में कहा है 1.5, y की वैल्यू 5, फाइंड द वॉल्यूम। कर सकते हो ये सॉल्व, मैं ये रेज कर दूं ना ये वाला फैक्टराइज वाला। तो के की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू एच ऑफ वाई आपको दिया हुआ है 24 k y² अब क्या करना चाहिए, क्या करोगे, और y को 5, सॉल्व करो। 1.5 × 5² 28, 1.5 × 5 -20, 1.5। ठीक है, और इसमें सी पार्ट दिया हुआ है, समझ में आ गया ये, इतने आई थी कैलकुलेशंस की नहीं। ठीक है, इसका सी पार्ट दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ rectangular window is x² -4 square meters and breadth is x² -4x, breadth is x -4 meters, find the length। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, फॉर्मूला क्या होता है उसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, उसके अंदर का एरिया नहीं बोलोगे। किसी ने डेफिनेशन पूछी ना कभी भी एरिया की, मेरी बात सुनते, ये होता है ठीक है ना, दिस इज समथिंग विच आई ऑल्सो जनरली आस्क, एरिया क्या होता है ना। मैं पूछी थी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, पर जब आपको एरिया बताना है ना तो उसके अंदर का एरिया नहीं, उसके अंदर स्पेस कितनी है। ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट, राइट, तो उसको वॉल्यूम भी बोलते हो। एरिया होता है कि हमने एक टेरिटरी मार्क कर ली, ठीक होगी बात है, राइट, जैसे मैंने यहाँ पर ये इसको प्लेस किया है, राइट, तो इसने इस टेबल पर जितनी स्पेस मार्क की दैट इज कॉल्ड एरिया। अब मैंने इस लैपटॉप को रखा है तो इसने आपके विजन को इतना हिंडर किया है, तो दैट इज वॉल्यूम। उसने स्पेस यहां से भी ली है और यहां से भी, हाइट से भी ली। ठीक है,
तो जो फ्लैट सरफेस में स्पेस मार्क होती है दैट इज कॉल्ड एरिया. सो फाइंड द लेंथ. क्या करना चाहिए आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और आपको दिया हुआ है एरिया x² माइनस 4x. तो अब बताओ क्या करना चाहिए इसमें. x कॉमन ले सकते हो. x इंटू एक्स माइनस 4 को मल्टीप्लाई करके x² माइनस 4x आ गया. ब्रेड्थ कितनी बताई है. तो अगर आपसे कोई पूछे लेंथ कितनी है तो आप क्या कहोगे. ब्रेड्थ तो x माइनस 4 है, तो लेंथ कितनी हो गई. x मीटर्स बस. ये आंसर था. लेंथ इज इक्वल टू x मीटर्स. मैंने डिवाइड करके शो शो जैसे मर्जी कर दो, 1 मार्क का है. ठीक है, वो फैक्टराइजेशन वाली डिवाइड. जैसे मर्जी कर लो. आप जितना मर्जी इसको लंबा बना लो, है 1 मार्क का. तो आपको बताना है कि दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो इसको फैक्टराइज किया. इफ ब्रेड्थ इज x माइनस 4 देयरफॉर लेंथ इज x. क्लियर हो गया इतना. ठीक है. और जो इसमें क्वेश्चंस थे देखो. Two lines AB and CD intersect at point O. Two lines AB and CD intersect at point O if angle COB plus angle BOD plus angle AOD is equal to 270 degrees. Find value of angle AO. क्या होगा ये बताओ. 90 डिग्री कैसे किया ये. ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. ये ए बी और ये सी डी. आपको दे दिया एंगल बीओसी, ये वाला एंगल बीओडी और एंगल एओडी. इन तीनों का सम आपको दे दिया 270 डिग्री. और चारों का सम कितना होता है 360. तो माइनस 270 करके हमारे पास एंगल एओसी का मेजर आ जाएगा. इसके एक्सर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस देखो, जिसमें लिखा है √11 इज एंड इरेशनल नंबर. ठीक है, ये है assertion. और रीजन में दिया है वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन विच इज फिफ्थ रूट ऑफ 2 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 16 इज 2. बोथ आर ट्रू. हाँ, कैसे √11 इरेशनल होता है, ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू है. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस वन. ये जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कह रहे हैं इसको कैसे किया होगा तुमने. फिफ्थ रूट है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. क्या हो जाएगा 32 का फिफ्थ रूट. 32 क्या होता है 2 की पावर 5. फिफ्थ रूट और ये 5 कैंसिल हो गया. आंसर इज ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू, पर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, तो बी पार्ट मार्क करेंगे. नेक्स्ट है assertion says point 8 comma minus 2 is the solution of linear equation x plus y is equal to 6. रीजन है लीनियर इक्वेशन इन 2 variables has only one solution. 8 माइनस 2 सॉल्यूशन है. x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, दोनों को ऐड करोगे तो 6 बन रहा है ना. a माइनस इसका तो ये ट्रू हो गया. ठीक है. क्या लीनियर इक्वेशन के एक ही सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी. तो ये फॉल्स है. तो सी पार्ट में assertion reasoning is false, assertion is true.
ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एजर्शन में लिखा है सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180 degrees, then the non-common arm of the angles are in a straight line. Reason: if two parallel lines are intersected by a transversal, then co-interior angles are always equal. आर तो वैसे भी पता है फॉल्स ही हो रही है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर इक्वल दिया हुआ है तो मुझे पता है रीजन फॉल्स है। आपके पास जो चार ऑप्शंस है ना, उसमें रीजन फॉल्स का सी ही है। अगर आपको फर्स्ट समझ नहीं आया ना कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनकी नॉन कॉमन आर्म्स अगर वो 180 डिग्री का सम बना रहे हैं, तो जो ये नॉन कॉमन आर्म्स है ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर। समझ में आ गई बात है? ये एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, लाइन्स एंड एंगल्स का वो क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गई इतनी बात हमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें से, एमसीक्यू का ही है वो। ग्राफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस passes थ्रू ओरिजिन। ये तो मैंने कल करवाया ही था कि कौन सी इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास करने के लिए कंडीशन क्या थी? द कांस्टेंट टर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओरिजिन मतलब पॉइंट हो गया 0,0, तो a की x की जगह 0, y की जगह 0, दोनों को ऐड किया तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0, मतलब c एग्जिस्ट नहीं करता। तो किसी भी इक्वेशन को अगर ओरिजिन से पास करना है तो उसकी कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए कांस्टेंट। सो बी, मैंने कल करवाई। चलो जाओ।